नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज चर्चा होगी नई पारी किसे मिलेगी, क्या जिम्मेदारी। जी हाँ, मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया है, कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हैं, लिहाजा अब उनकी क्या भूमिका होगी इस पर बहस गरमा रही है। और कहा जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में भी विभागों के बंटवारे पर चर्चा हुई, लेकिन किसे कौन सा मंत्रालय मिलने जा रहा है इसकी तस्वीर साफ नहीं है। ऐसा में सवाल ही भी है कि प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह समेत अन्य दिग्गज नेताओं को क्या जिम्मेदारी मिलेगी और क्या दिग्गजों के वचन के हिसाब से विभागों का बंटवारा होगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। हो गया मंत्रिमंडल विस्तार, अब किसे मिलेगा क्या प्रभार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की शपथ के 12 दिन बाद मंत्रिमंडल के चेहरे सामने आ गए। केंद्र में मंत्री पद छोड़कर आए प्रहलाद पटेल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और सांसद राव उदय प्रताप सिंह समेत 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन अभी किसे क्या प्रभार देना है, किसके पास कौन सा विभाग रहेगा, इसको लेकर मंथन चल रहा है। मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों के साथ बैठक भी की। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बैठक में विभाग बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। हालांकि किस मंत्रालय के लिए किसके नाम पर मोहर लगी है ये साफ नहीं है, लेकिन बैठक में शामिल हुए नए नवेले मंत्रियों का क्या कहना था वो भी सुनिए। विभागों का निश्चित रूप से 1-2 दिन में बंटवारा हो जाएगा और जिसको विभाग मिलेगा उसमें हम तन्मयता से, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से प्रदेश के विकास में काम करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ एक अनौपचारिक बैठक आयोजित की थी और वह बैठक विशुद्ध रूप से परिचयात्मक बैठक थी। सभी ने एक दूसरे का परिचय दिया और साथ ही साथ भविष्य की कार्य योजना पर विमर्श हुआ। हम सबका लक्ष्य 2024 में लोकसभा की 29 लोकसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आने वाले समय में हम सब काम करेंगे। नई कैबिनेट बैलेंस नजर आ रही है। इससे पहले सरकार में शिवराज के अलावा कोई दूसरा पावरफुल चेहरा नजर नहीं आता था। अब मोहन की टीम में कई प्रभावी चेहरे शामिल हो चुके हैं। हालांकि उनकी भूमिका क्या होगी इस पर नजर है, लेकिन कांग्रेस मोहन के कुनबे को अलग नजरिए से देख रही है। देखिए, पहले तो 3 हफ्तों के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का चयन में 3 हफ्ते लगा दिए। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। मंत्रिमंडल में 3 सदस्य थे और वो एक लंबे समय से बिना किसी विभाग के काम कर रहे हैं। अब मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार किया है तो भी मंत्रियों के विभाग नहीं आवंटित हुए हैं। साफ तौर के ऊपर नीलामी हो रही है विभागों की। मलाईदार विभागों के लिए बोलियां लगाई जा रही हैं। कैबिनेट में मंत्रियों के पोर्टफोलियो क्या होंगे, इस पर बहस गरमा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक साथ इतने दिग्गज नेता सरकार में शामिल हो रहे हैं। अटकलें तो ये भी हैं कि सरकार के टॉप 5 चेहरों में शामिल दिग्गजों को गृह एवं जेल से लेकर नगरीय विकास, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन और परिवहन राजस्व जैसे विभाग मिल सकते हैं। विजयवर्गीय को गृह मंत्रालय देने की चर्चा सियासी गलियारों में जमकर हो रही है, लेकिन अहम सवाल ये कि क्या इस पर अंतिम निर्णय दिल्ली से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए 2 वरिष्ठ पत्रकार, देवदत्त दुबे और प्रदीप तिवारी। वो स्वागत है आप दोनों का। दुबे जी, सबसे पहले आप ही के पास आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही। तो दुबे जी, वैसे तो एक रटा एक जवाब होता है जब हम किसी प्रवक्ता, सत्तारूढ़ पार्टी के या नेता से पूछते हैं तो वो 2-3 लाइनें बड़ी चुन के बोलता है कि साहब मंत्रिमंडल का गठन मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, किसे रखना है किसे बाहर करना है मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, और किसे कौन सा विभाग देना है ये भी मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। तो ये 3 तो विशेषाधिकार हो गए हैं। अब किसे क्या विभाग देना है ये विशेषाधिकार बचा है। लेकिन सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2 उप मुख्यमंत्री पहले से ही हैं और आधा दर्जन ऐसे बड़े नेता शामिल हैं
जिनकी दिल्ली तक अपनी एक पेट है, दखल है, वजन है, रसूख है, प्रदेश में तो है ही सही। तो सवाल ये लाजमी है कि फिर किसको क्या जिम्मेदारी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे पुलिस कहती है ना, स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में। बिल्कुल ये है कि वो जो विशेषाधिकार है, सबको पता है कि आपका विशेषाधिकार है, आप आज बनाओ, कल बनाओ, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन। लेकिन फिर ये बात होती है कि आप उसमें जो सरकार का काम है वो पिछड़ता है, और जो चीजें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए वो रुकती है। लोगों की जिज्ञासा बढ़ती है, कितना बड़ा प्रदेश है, विभिन्न इलाकों का, विभिन्न वातावरण का, उसके लिए तो एक दिन भी सरकार का काम ना करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। और ये आपने सही कहा कि इस समय मध्य प्रदेश में 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 3 सुपर मुख्यमंत्री हैं। बाकी मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री के स्वाभाविक दावेदार थे लेकिन नहीं बन पाए, तो वो ऐसा वो मान सकते हैं, लेकिन हुए है नहीं है नहीं वो ही, क्योंकि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। लेकिन वो अपने आप को ऐसे ही है उनका, क्योंकि वो लोग दिल्ली से आए हैं और वहाँ तक के संबंध है और अब महत्वपूर्ण विभागों में भी रक्षा सकती है। तो ये सब जो क्या होता है, कई बार ज्यादा बहुमत के लिए नुकसान हो जाते हैं कि पार्टी को मंत्रिमंडल बनाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी और उसमें भी जिसका उत्तर नहीं मिल रहा है कि मान लो 9 बार के लगातार जीते परिषद मंत्री गोपाल भार्गव को क्यों नहीं लिया गया, भूपेंद्र ठाकुर को क्यों नहीं लिया गया, ये कुछ ऐसे प्रश्न कि पहली बार वालों को नहीं लिया गया। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न है जो उठते ही रहते हैं। और अभी तो विभागों को लेकर है कि आप मुख्यमंत्री तो हो सकता जोड़ा जी के पास ही रहे, मुख्यमंत्री भी रह सकते हैं, लेकिन गृह विभाग से दे रहे, आप परिवहन से दे रहे, और पंचायत नगरीय विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग है, उनके लिए भी कुछ सिंधिया कहने का भी जिस तरह से दबाव रहा अभी मंत्री बनाने में, वैसे चल रहेगा। लेकिन जिस तरह से पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व का इस तरह से दबदबा है और मुख्यमंत्री उन्हीं के इशारों पर काम करते, तो हो सकता है कि वहां से सहमति के बाद आज कल में हो जाना चाहिए कि विभागों का वितरण और हो जाए, जिससे गति से प्रदेश में कार्य शुरू हो सके। तो तिवारी जी, हमने देखा शपथ ग्रहण के बाद 1 सप्ताह में 3 बार डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री दिल्ली गए, 2 दिन 2 रातें भी बिताई वहाँ उन्होंने। तो जब इतने बड़ी भरकम लोगों के नव नामों का चयन हुआ कि 9वीं बार के गोपाल भार्गव बाहर हैं, कभी सुपर सीएम की भूमिका वाले भूपेंद्र सिंह बाहर हैं, लेकिन पहली बार के नरेंद्र शिवाजी पटेल हों, चितरंगी से राधा सिंह हों, ऐसे तमाम सारे चेहरे हैं, प्रतिभा बागरी हो, वो मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। कैलाश विजयवर्गीय हो, राकेश सिंह हो, प्रहलाद पटेल हो, राष्ट्रीय महासचिव एक राष्ट्रीय महामंत्री वो केंद्रीय मंत्री रहे। तो जब ये तय हुआ होगा कि इनको मंत्री बनाया जाना है, तो तभी विभागों का उनका डिसाइड भी हो गया होगा कि किसको क्या विभाग दिए जाएं, संतुलन बना रहे हैं। क्योंकि वैसे अगर बात करें तो मालवा का वजन तो अपने आप में ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी वहीं से हैं और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी वहीं से हैं। बिंदी का अपने आप में इसलिए है क्योंकि राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, पिछली बार उनको जाते जाते कार्यकाल में मंत्री बनाया गया था। तो 2 उप मुख्यमंत्री और 3 ये पावरफुल मंत्री। संकट बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं जितना नजर आ रहा है। मनोज जी, सियासत को तो आप भली बात समझते होंगे और बीजेपी के प्रारूप से मुझे लगता है परिचित है। बीजेपी कभी अपने पत्ते नहीं खोलती और यही कारण रहा कि आप इलेक्शन से लेके और अभी तक जितने अनुमान लोग लगाते रहे वो सबके अनुमान लगभग फेल रहे। लोग ये अनुमान लगाते थे कि सीट 120 से 25 सीटें आएंगी, बहुत सारे लोग ये मान के चले थे कि नहीं आएगी सरकार, लेकिन 165-66 सीट आई। तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाना बड़ा कठिन हो जाता है बीजेपी के साल में। लोग ये समझते थे कि शिवराज जी को चुनाव के बाद अगर सरकार बनी तो नहीं हटाएंगे, चुनाव तक रखेंगे, लोकसभा तक, लेकिन हटा दिया गया और नए मंत्रिमंडल में ऐसा चेहरा लाया गया जहां कहीं नाम नहीं था। कोई ये नहीं कह पा रहा था कि इस तरह से नए चेहरे को उभार कर बाहर ले आएंगे। तो मुझे जिस दिन मुख्यमंत्री का चयन होना था उस दिन कई बंगलों पर रोना लागा दिख रही थी, संकेत देने के प्रयास थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तो इसलिए मोहन यादव जी को जैसे बाहर ले आया गया। तो अब जो विभाग का बंटवारा है ये जरूर है कि संतुलन बनाना है सरकार को। तो इस बार मुझे लगता है कि इसमें अनुमान लगाया जा सकता है। कारण यह है कि जितने वरिष्ठ लोग आए हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे हो, चाहे वो 2 या 3 बार के सांसद रहे हो,
तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को प्रमुखता के रूप से ऐसे विभाग दिए जाए। कारण ये है, देखिए 2024 में अभी इलेक्शन है लोकसभा का, बिल्कुल तो सरकार को काम करके दिखाना भी है, इसलिए बिल्कुल। परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय काफी प्रबुद्ध और सीनियर लीडर हैं। प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, उसके अलावा आप देखें तो रायन शुक्ला है उप मुख्यमंत्री हैं, साथ में मतलब ऐसे कई सारे चेहरे आप देखेंगे तो बहुत सारे 12 से 15 ऐसे चेहरे हैं जो काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। इसीलिए आप टीम में देखें तो 16 नए चेहरे आए हैं और 12 जो है पुराने चेहरे हैं। बिल्कुल। लेकिन उन 28 में से आप देखें तो 16-17 ऐसे चेहरे हैं जो अनुभवी, जो 3 बार 4 बार के विधायक हैं, जो लगातार कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि अब जैसे नगरीय प्रशासन विभाग है, तो आप देखें तो पहले कैलाश विजयवर्गीय जी नगरीय प्रशासन चला चुके हैं, हो सकता है कि उनको ये विभाग मिल जाए। तो हम लोग तो अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन बांटना तो किसी और को है। तो मुझे लगता है कि इस बार विचार करके पार्टी ये तय करेगी कि हम किस पोर्टफोलियो के तहत कौन सा मंत्री फिट होगा और जो विकास की गति को मध्य प्रदेश में बढ़ाए, जिससे जो अभी 6 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, 6 महीने भी नहीं, अब तो मुश्किल से 3 महीने बाद हम चुनाव में चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका प्रभाव पड़े, क्रियान्वयन हो उसका, और जिसका अंकुश रहे अफसरशाही में। कारण यह है कि जो नए मंत्री हैं वो जो कार्य करेंगे तो उनको बहुत सारे नियम और कानून से चलना होगा, तो इसके लिए अफसरशाही जो है हावी हो जाएगी। तो इसलिए ये अफसरशाही नियंत्रित रहे, इसके लिए ये नए लोग, बड़े और सीनियर लोगों को इस बार मंत्री बनाया गया है जी। और बीजेपी ये समझती है कि हमको सरकार में रहकर और अधिकारियों से कैसे कार्य कराना है, इसलिए ऐसे लोगों को बिठाओ यहाँ जो 3-4 बार के सांसद रहे हो, 5-6 बार के विधायक भी रहे हो, मंत्री भी रहे हो। तो ऐसे लोगों को प्रमुख रूप से विभाग दिया जाएगा और जिसको सरकार लाने की भी भूमिका होगी। आप देखें 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है उसमें अहम भूमिका होगी। ये जो बड़े सीनियर लीडर आए हैं इनको हर सीट पे तय किया जाएगा कि यार कोई इन सीटों, इन क्षेत्रों को प्रभारी बनाया जा रहा है। बिल्कुल। और तभी मुझे लगता है कि सरकार अच्छी तरह बेहतर काम कर सकेगी। इसीलिए आप देखें तो मोहन यादव जी सभी को, जो जितने सीनियर लीडर हैं उनको सबको साथ लेकर मंथन भी किए हैं आज, और हमको लगता है कि ये सूची भी तय भी हो गई होगी लगभग कि मुख्यमंत्री जी के पास कौन कौन से विभाग रहेंगे और कौन से मंत्रियों को कौन कौन से विभाग देना है। उसकी आप देखें जब बैठक हुई थी, बैठक के बाद फिर सीनियर मंत्रिमंडलों की अलग बैठक हुई, जो सीनियर मिनिस्टर थे मुख्यमंत्री के साथ वो अलग बैठे थे। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा विवाद का विषय नहीं है, लेकिन सीनियरिटी और प्रमुखता ये जरूर देखी जाएगी। पार्टी ये तय करेगी कि हम किन लोगों को आगे बढ़ाएं जिससे हमारी सरकार की कोई खामियां न गिरा सके और अच्छे कार्य हो सके, विकास की गति की ओर हम ले जा सके। जो मोदी जी की सोच है, मोदी जी की जो डबल इंजन वाली है जी, मोदी जी को जो योजनाएं है वो क्रियान्वयन हो और जनता इस बार फिर हम और अच्छे तरीके से ले और इसमें 2% हमारे फिर और बढ़े। ये टारगेट है बीजेपी का। बिल्कुल। तो दुबे जी टारगेट तो सेट है, लेकिन एक और चीज है कि पिछली सरकार में हमने देखा था कि विधायक से लेकर मंत्री तक कहते थे ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है। एक वक्त तो कैलाश विजयवर्गीय ने भी कह दिया था कि सरकार में मेरी हालत कटे हाथ वाले ठाकुर की है, शोले जैसी। तो इस बार तो नई भूमिका में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब इतने अनुभवी लोग कि 4 बार के सांसद, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव जब वापस से मंत्री बन गए हैं और जो भी पोर्टफोलियो रहेगा तो इतना तो तेज विभाग की नकेल तो वो कस के रखेंगे। तो एक नए तरह का शासन प्रणाली हमको देखने को मिलेगी और जो विभाग उनको मिलेंगे उसमें कुछ नवाचार, कुछ नया होता देखने को मिलेंगे। दुबे जी जी आप ही से सवाल करो जी। सुन नहीं पाया सवाल। मैंने कहा कि जब 4 बार के सांसद, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव इस सरकार का हिस्सा होंगे और पिछली सरकारों में आरोप लगते रहे हैं विधायक से लेकर मंत्री तक की ब्यूरोक्रेसी हावी, अफसर हमारी सुनते नहीं है। खुद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था एक बार कि मैं तो इस सरकार में कटे हाथ ठाकुर जैसा हूँ जिसकी कोई वजन नहीं है। तो इस बार तो ये देखने को मिलेगा नहीं, तो लगेगा कि जिस विभाग की कमान इन लोगों को मिलेगी उसमें कुछ नवाचार होता दिखेगा, कुछ अच्छा होता दिखेगा। बिल्कुल, जिस तरह से चमकदार और दबंग मंत्री बनाए गए हैं तो मुझे लगता है कि ये अधिकारियों पे अंकुश लगाने में कामयाब होंगे और पार्टी भी भारी बहुमत से आई है।
तो उसकी जनता के प्रति भी जवाबदेही है कि वो समस्याओं के समाधान में तुरंत कार्रवाई कर सके। उसके लिए जरूरी है कि अफसरशाही पे लगाम लगाई जाए। अभी तो विभाग बंट जाने दीजिए, किस विभाग कौन से मंत्री को मिल रहा है, उसी के आधार पर तय होगा कि पार्टी की दृढ़ इच्छा शक्ति क्या है और वो अधिकारी कौन से पोस्टिंग होते हैं। पिछली सरकारों में तो ये भी कई बार देखा कि मंत्री की उसका पीएस ही नहीं सुनते थे, स्टाफ में ओएस नहीं सुनते थे, तो कई बार यही शिकायत मंत्री लोग करते रहे कि हमारा पीएस हमारा ऑर्डर नहीं निकाल रहा, जो भी हम भेजते नोटिस दबा के रह जाता। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो इस परिवर्तन के दौर में देखने को मिलेंगी। अब देखना है कि कितने लोगों को वो कर सकते हैं। जी, तो तिवारी जी, पिछली बार हमने देखा था कि सरकार की जो धमक थी वो ग्वालियर चंबल में दिखाई देती थी। बस मंत्रिमंडल में संख्या के हिसाब से, या बुंदेलखंड में सागर की बात कर लें, 3-3 मंत्री थे और जिस विंध्य ने अच्छा साथ दिया था, तो अगर एक विधानसभा अध्यक्ष देख लो, बाद में यह 1-2 मंत्री के अलावा कुछ मिला नहीं था। इस बार भी उस अनुपात में नहीं मिला विंध्य को जिस अनुपात में उसने दिया है। तो इसकी भरपाई क्या ऐसे होती दिखेगी विभागों के माध्यम से? और दूसरा, हमने देखा है कि करीब करीब 22 जिले, या कहे कि 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो इस दायरे में नहीं आ पाई, जहाँ से मंत्री नहीं बनाए जा सके, क्योंकि छिंदवाड़ा भी एक उदाहरण है, क्योंकि एक भी आपका विधायक नहीं जीता वहाँ से। तो इसकी भरपाई उस क्षेत्र के विभाग के हिसाब से देखने को मिलेगी कि ठीक है, आपको मंत्रिमंडल के हिसाब से संख्या कम मिली हो, लेकिन पोर्टफोलियो से इतना हो जाए कि इस पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया जाए। देखिए मनोज जी, बीजेपी जो है बहुत संगठनात्मक तरीके से कार्य करती है और यही कारण है कि लगातार उसको जीत मिल रही है। आप देखें तो जब चुनाव की स्थिति लोगों को ये समझ में आई कि चुनाव बड़ा कठिन है और पुनः सरकार बनाना, तो शिवराज जी ने एक नई प्रक्रिया लाई और लाडली बहना ले आए। तो लाडली बहना ने चुनाव जिताया और मोदी जी का एक गारंटी कार्ड, तो ये दोनों ने मिलकर बम्पर जीत दिलाई। तो बीजेपी में ये कहा नहीं जा सकता कब क्या फैसला ले लिया, और ये कारण है, आप देखें कि पिछली बार जब सरकार बनी थी तब सरकार मिली जुली थी। एक तरह से सिंधिया जी की एक टीम आई थी और उस टीम को इनको वजन देना था और वजन के हिसाब से जो उनके विधायक थे उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था। तो इसलिए वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र का और सागर का, क्योंकि सागर में बीजेपी से पहले ही 2 मंत्री थे, उसके अलावा एक और एडजस्ट करना था इनको, तो गोविंद सिंह जी को बना दिया। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को अब संतुलन बनाने के लिए भी साल, 1.5 साल, 2 साल परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड बनेगा मंत्रियों का, और जो मंत्री कार्य नहीं करेगा, विभाग की समीक्षा नहीं करेगा, जो अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पाएगा, तो मुझे लगता है कि उसको रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा। देखिए क्या है, 34 सीटें, 34 मंत्री बना सकते हैं आप पूरे मध्य प्रदेश की, जो 230 मुख्यमंत्री सहित जी, और उसके अलावा फिर आप कम से कम 52-54 जिले, 54 जिले हो गए अब जी। तो मुझे लगता है कि जिलों के आधार पर और लोकसभा संसदीय क्षेत्र के आधार पर एक लोकसभा से एक ही मंत्री बनाया जा सकता है, जिस पोर्टफोलियो के तहत बना जाता है। उसमें से भी 2-3 ऐसे क्षेत्र हैं जो छूट जाते हैं। तो अब ये समीकरण बन रहा है कि जैसे बिंद में 5 मंत्री बना दिए, 4 मंत्री बनाए बिंद से, एक बना दिए प्रदीप जायसवाल को, दूसरे 2 महिला बना दिए और राजेंद्र शुक्ला जी, 4 मंत्री हो गए बिंद, मतलब शहडोल और रीवा संभाग से। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इनको अभी देखा जाएगा, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला जी परिपक्व हैं और पुराने लीडर भी हैं, और उन्होंने विकास किए। गंगा भाई आप देखें तो पूरे बिंद क्षेत्र में रीवा को बढ़िया डेवलप किया उनने, सतना में काफी ध्यान दिया, सीधी सिगरौली में काफी प्रयास किया, टाइगर सफारी, जी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लिए गए जो मतलब लोगों को ये कहने लगा है कि वो विकास पुरुष के नाम पे अब माने जाने लगे हैं उस क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि राजेंद्र शुक्ला जी को फ्री हैंड छोड़ा गया है बिंद में, कि आप अपने हिसाब से काम करिए वहां, और जितने लोग हैं, जो टीम में आपके लोग हैं, इनको सहयोग के रूप में रखा गया है वहां, कि आप अपने अपने क्षेत्रों से जो भी कठिनाई आएगी तो वो उप मुख्यमंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री तक जाएगी। तो मुझे लगता है कि संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। वहीं आप देखें तो सागर संभाग से पिछली बार 3 मिनिस्टर थे, लेकिन इस बार अब होता क्या है कि अगर फिर से हम उन्हीं लोगों को ले आएंगे बार बार, तो जो नई टीम है उसको हम जगह नहीं दे पाएंगे। तो बीजेपी ने एक अच्छा सिस्टम बनाया है कि हम 50% तो पुराने लोगों को रखेंगे, अनुभवी लोगों को रखेंगे, वो 50% हम नए लोगों को भी ले आएंगे, जिससे आने वाले समय में परिपक्व हो जाए वो, उनको भी समय आए कि हम कैसे क्षेत्र में काम करते हैं, प्रशासनिक अनुभव भी मिले उनको, कम से कम कि प्रशासन कैसे चलाया जाता है। तो बीजेपी का ये तरीका बेहतर मुझे समझ में आया। और ये आप समझिए कि जब संगठनात्मक दृष्टि से अगर देखेंगे तो चुनाव के बाद मुझे लगता है साल, 1.5 साल या 2 साल, आप मानिए 2 साल के बाद
कई सारे मंत्री इनकी रिपोर्ट कार्ड तैयार होगी और रिप्लेसमेंट कर दिए जाएंगे। आप देखिए केंद्र में मोदी सरकार है, मोदी सरकार में जब मंत्रिमंडल गठन हुआ था उसके बाद कई बार मंत्री बदले गए और जिन मंत्रियों ने काम नहीं किया उनको बाहर कर दिया, रास्ता दिखा दिया गया, दोबारा मंत्री नहीं बनाया केंद्र में। उसके अलावा जो सीनियर लीडर हो गए थे, कई बार से लोकसभा जीते और वो क्षेत्र में उनकी रिपोर्ट कार्ड धीरे धीरे घट रही थी। जैसे गणेश सिंह जी देखिए, आप जब पिछली बार लोकसभा में जीते थे कम वोटों से जीते थे, बिल्कुल, इसलिए उनको ये लड़ाया गया कि आप विधानसभा में लड़िए, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो आपको प्रदेश में राजनीति में सक्रिय रखा जाएगा, लेकिन अगर खराब होगी तो आप संगठनात्मक रूप से आप उस क्षेत्र में रहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीका संगठन का है और ये संगठन इस तरीके से अगर चढ़ेगा तो नए लोगों को अनुभव भी मिलेगा, नए तरीके से लोग आएंगे भी। और ये जो बार बार लोग कहते हैं कि हम चेहरे से उब गए हैं, तो वो उबना भी नहीं। कांग्रेस के पास दिक्कत इस बात की है मनोज जी, आप समझे होंगे, कांग्रेस रिप्लेस नहीं कर रही लोगों को और नई जो टीम है वो नहीं तैयार कर पा रही। जैसे युवा कांग्रेस को आप देखिए, हालांकि आज उन्होंने अपनी कार्यकारिणी भंग कर दी है, जिला अध्यक्षों से कहा है वो अब आप बने रहेंगे अगली बनाने तक, लेकिन सवाल यह उठेगा जो अरुण यादव से उम्मीदें थी कि उनके बारे में कहा जाता था अंकल टीम की, जो लोग उनके पिताजी के संग काम कर चुके थे सुभाष यादव के साथ, उन्हीं को उन्होंने टीम में रख लिया था, जिसके कारण वो इतने सफल नहीं हो पाए थे। देखिए क्या है, अगर कांग्रेस, आप तो कांग्रेस को भी बहुत करीब से देख रहे हैं और बीजेपी को भी, देवदत्त जी भी इन सब चीजों को समझते हैं, सीनियर है। मुझे लगता है कांग्रेस को अब अपनी सोच को बदलना चाहिए। कारण यह है कि आप देखिए पिछली बार भी अगर ये सिंधिया को एडजस्ट किए होते तो ये स्थिति नहीं आती। दूसरी बात, फिर आप जब सरकार में बनाने की स्थिति में आए तो आप पिछली बार की आप सूची उठा और यहाँ का सबक राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी नहीं लिया, तो टीएस सिंहदेव और सचिन पायलट, नतीजा दोनों जगह सरकार चली गई, दोनों जगह सरकार चली गई। तो मुझे लगता है कि अब जो पार्टियां हैं उन पार्टियों को अपने तरीके बदलने पड़ेंगे, नए चेहरों को लाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम ये कह के नहीं छोड़ेंगे कि हम विकास करेंगे, विकास करना होगा। तभी देखिए आप, हम बिंद से आते हैं, बिंद में आप देखिए रायन शुक्ला जी ने जब काम करना चालू किया तो जब वो विधायक थे, पिछली बार वो मंत्री नहीं रहे, लास्ट में मंत्री बने हैं, उसके बाद भी वो सुबह उठते थे 7 बजे से लेके और शाम को 6 बजे तक वो लगातार दूसरे कामों में लगे रहते थे। कहीं फ्लाईओवर का निर्माण कराना है, यूनिवर्सिटी लाना है, रोजगार मेला लगना, इस तरह से ऐसे कार्यों में लगातार वो सक्रिय रहे। और यही था कि उनकी डिमांड हो गई लोगों की, लोग मांग करने लगे कि इनको मंत्री बनाया जाए और अंतिम में रायन शुक्ला जी को पुनः मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। बिल्कुल, कैलाश विजयवर्गीय इसी तरह के चेहरे हैं। और मंत्री तो अंत में राहुल लोधी को ही बनाया था, लेकिन वो खुद की सीट भी नहीं बचा पाया। यानी मंत्री और आपकी गारंटी नहीं कि आपका वो विधायक की सुरक्षित रख देगा, क्योंकि आधा दर्जन 1 दर्जन मंत्री आ रहे हैं अभी। कुछ जगह तो समीकरण ढूंढती है सर पार्टी, और जहां समीकरण की गणित आती है तो वहां व्यक्ति फेल हो जाता है। आप देखिए अब वो समझ नहीं रह गया जाति समीकरण, और अब पार्टियों को करना ये पड़ता है इसलिए कि भाई वोट बैंक अलग अलग तरीके से है। जैसे आप देखिए मंत्रिमंडल में जो संतुलन देखे तो संतुलन नहीं है, पिछड़ी की बहुत ज्यादा वो दी गई, सीट दी गई है। लेकिन आबादी भी 52% कही जाती है ना मध्य प्रदेश में। बिल्कुल 52% है, लेकिन 50% में 30% तो अदर भी है ना। तो अगर 30% के हिसाब से दिया जाए तो कम से कम 10 मंत्री होने चाहिए दूसरे लोगों के, लेकिन नहीं, फिर भी संतुलन पार्टी को ये लग रहा है कि हमारे जिनके वोट बैंक हमारे पास ज्यादा है उन लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। और यही कारण रहा, आप देखिए गोपाल भार्गव इतने सीनियर लीडर हैं, डेवलपमेंट उन्होंने भी कराया, कई बार से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन 9वीं बार जीते, बिल्कुल जी 9वीं बार जीते, मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया। ये कहीं ना कहीं समीकरण को बिठाया है उन लोगों ने, तो रायन शुक्ला जी को बना दिया, तो इसलिए इनको संजय पाठक और इनको गोपाल भार्गव इन सब लोगों को काट दिया। और तो सीधी सी बात है ना, अगर 163 जीते हैं और 2003 में तो 173 जीते थे, लेकिन बनना आपको उतनी 34 ही है, तो ये भी एक मजबूरी है। बहरहाल अब समय की कमी है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई, बहुत धन्यवाद देवदत्त जी। तो निश्चित तौर पर नई पारी में नई जिम्मेदारी किस मंत्री को मिलेगी इस पर सबकी नज़र है, और जाहिर सी बात है बीजेपी ने इस बारे में अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा कि किसको क्या पोर्टफोलियो देना है। अब हो सकता है औपचारिक ऐलान का इंतजार हो रहा है कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में हमने क्षेत्रीय और जाति का संतुलन देखा है और विभागों में भी हमको दिखेगा, और उससे अंदाज लगाया जाएगा कि मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री के बाद नंबर 4 की हैसियत में कौन होता है और उसके बाद की क्रम क्या होता है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।